नमस्कार दोस्तों, 2 दिन और 2 बड़ी घटनाएं और ये दोनों ही घटनाएं भारत के लिए अलार्मिंग सिचुएशन पैदा करती है, चिंताजनक स्थिति पैदा करती है, एक डिस्टर्ब करने वाली स्थिति पैदा करती है और ये दोनों ही घटनाएं लिंक करती है कनाडा से। और कनाडा नाम के देश का जब भी आपके माइंड में नाम आता है, आपके माइंड में एक ही नाम आता है, खालिस्तान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कनाडा की। ये घटना पहली घटना है 28 तारीख यानी संडे को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडो कनाडा का एक शहर है जिसका नाम है टोरंटो। कनाडा के शहर टोरंटो में एक पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस करने के लिए पहुंचे थे, सिख कम्युनिटी के लिए, सिख समुदाय के लिए। तो जब ये एड्रेस करने स्टेज पर चढ़ते हैं तो वहां पर प्रो खालिस्तान के नारे लगाए जाते हैं। प्रो खालिस्तान का मतलब होता है खालिस्तान जिंदाबाद के बड़े पैमाने पर नारे लगाए जाते हैं। और खालिस्तान शब्द हमारे लिए डिस्टर्ब करने वाला है क्योंकि खालिस्तान का मतलब होता है भारत के सेपरेशन की मांग करना, भारत से एक अलग देश बनाने की मांग करना। खालिस्तान का मतलब है भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाना, यूनिटी और इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाना। खालिस्तान का मतलब होता है भारत की सोवरेनिटी को, संप्रभुता को नुकसान पहुंचाना। क्या जस्टिन ट्रूडो को नहीं पता है कि खालिस्तान शब्द का मतलब क्या है? खूब पता है इस इंसान को कि खालिस्तान का मतलब होता है भारत के अंदर एक नया देश बनाना, सिख कम्युनिटी के लिए, सिख समुदाय के लिए। फिर भी इसने इस एक्शन को अलाउ कैसे किया, रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? और यह हंस रहा था और वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे एक देश के प्रधानमंत्री के सामने। और यह हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे देश के जो एकता और अखंडता उसके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने जो हमारे देश के अंदर कनाडा का जो राजदूत है, जो एनवॉय है, जो एम्बेसडर है, उसको तलब किया है, समन किया है और इससे रिपोर्ट मांगी है कि आपके देश में ऐसी घटना को अलाउ कैसे किया। अगर ऐसा हो भी जाता है तो आपको एक्शन लेना चाहिए थे, कम से कम उनको चुप तो करवाना चाहिए था कि भाई ये पब्लिक गैदरिंग है, पब्लिक इवेंट है, यहां पर ऐसे भारत के सेपरेशन के नारे ना लगाए जाए, भारत को जिससे दिक्कत होती है या खालिस्तान जैसे नारे ना लगाए जाए। तो ये सिचुएशन हमें कनाडा में देखने को मिली है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। दूसरी घटना भी कनाडा से है। देखो, अमेरिका का एक मीडिया है जिसका नाम है वाशिंगटन पोस्ट, और वाशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की है 29 तारीख को। और इसने रिपोर्ट में क्या कहा है उससे पहले आपको एक नाम जानना चाहिए। आपने इस इंसान को कई बार देखा होगा, ये सिख अलगाववादी नेता है, सिख सेपरेटिस्ट लीडर है जो खालिस्तान को अलग देश बनाने की मांग करता है। इसका नाम है गुरपतवंत सिंह। और गुरपतवंत सिंह को भारत ने, इंडियन गवर्नमेंट ने टेररिस्ट घोषित कर रखा है, एक अलगाववादी नेता घोषित कर रखा है, एक आतंकवादी घोषित कर रखा है क्योंकि बड़े पैमाने पर खालिस्तान की मांग करता है। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की थी इंडिया के रो एजेंट ने। इस बात का खुलासा किया है किसने? वाशिंगटन पोस्ट ने। तो वाशिंगटन पोस्ट ने 29 तारीख को यानी मंडे को इस बात का खुलासा किया है कि ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है जो कि सिख अलगाववादी नेता है, इसको मारने की कोशिश की गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और इंडियन गवर्नमेंट ने एक एजेंट भी भेजा था, मैं एजेंट का नाम नहीं लूंगा, है ना, लास्ट में उनके यादव लगता है, यादव नाम के एजेंट को भेजा गया था इसको मारने के लिए जून 2023 में। तो जून 2023 में भारत सरकार ने इसको मारने की कोशिश की थी, इसके असैसिनेशन की कोशिश की थी, वो हो नहीं पाया लेकिन असैसिनेशन की कोशिश की थी। और ये जब पोस्ट आई वाशिंगटन पोस्ट की और इसको भारत सरकार ने फिर इसको काउंटर किया। भारत सरकार ने कहा कि अनवारंटेड है, अनसब्सटेंशियल है, बिल्कुल बेसलेस है, बिल्कुल अनसब्सटेंशियल है, कोई इसका आधार नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। भारत ने या किसी रो एजेंट ने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की है। तो भारत सरकार ने इसको सिरे से नकार दिया है। यह जाना माना खालिस्तानी लीडर है जो खालिस्तान को अलग कराने की मांग करता है। इसका नाम है पन्नू, है ना। और इसने सिख फॉर जस्टिस एक कैंपेन भी चला रखा है और यह सिख अलगाववादी नेता जिसको भारत सरकार ने एक आतंकवादी घोषित कर रखा है। तो आज हम यही समझेंगे कि भाई ये जो खालिस्तान नाम का मूवमेंट है, ये खालिस्तान को आजाद कराने वाली मांग है, ये क्यों इतने बड़े पैमाने पर चल रही है, कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिली है। क्या ये ज्यादातर लोगों को तो ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी की डेथ के बाद ये ज्यादा बड़े पैमाने पर उजागर हो गई, इंदिरा गांधी की डेथ जब 1984 में हुई थी उसके बाद खालिस्तान की मांग उठी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। खालिस्तान की मांग आजादी से पहले चलने लगी थी। और हम ये भी जानेंगे कि भाई हम ये जो कनाडा नाम का देश है जो बार बार भारत के टुकड़े करवाने की बात करता है, खालिस्तान को इतना सपोर्ट करता है, उसको हम काउंटर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी बात को समझते हैं। देखो, खालिस्तान की डिमांड 1930 के आसपास स्टार्ट हो गई थी, 1930 के आसपास खालिस्तान की डिमांड शुरू हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में फिर 1940 में जो कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना बने थे, 1940 में उन्होंने पाकिस्तान नाम के देश की मांग कर दी। तो हिंदुओं के लिए बनेगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान के लिए बनेगा, मुस्लिमों के लिए बनेगा पाकिस्तान। तो फिर 1940 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड कर दी पाकिस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तो फिर 1940 में बड़े पैमाने पर एक नाम दिया गया खालिस्तान। खालिस्तान का मतलब होता है लैंड ऑफ खालसा।
खालसा पंथ की स्थापना की थी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने, इसी के लिए यह नाम लिया गया है लैंड ऑफ खालसा, खालिस्तान। देखो मैं नाम बनाने की एक आपको ट्रिक बताता हूं। देखो जो तुर्किया पर्शियन जो हमारे देश में आए थे, बाहर से जो अटैकर या आक्रांत हमारे देश में आए थे, उनसे स्थान नहीं बोला जाता था, वो स्थान की जगह स्थान बोलते थे। उनसे थे नहीं बोला जाता, वो थे की जगह तय बोलते थे। तो अब स्थान की जगह वो स्थान बोलते हैं। प्लस अब आप यहां पर किसी जाति का नाम लगा दो, कम्युनिटी का नाम लगा दो, या किसी प्लेस का नाम लगा दो, एक देश का नाम बन जाएगा। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, पाक के लिए पाकिस्तान, तुर्कों के लिए तुर्कमेनिस्तान, वैसे खालसा पंथ के लिए खालिस्तान। तो जो बाहर से पर्शियन लोग आए थे, तुर्क लोग आए थे, उनसे स्थान तो बोला नहीं जाता था, वो स्थान की जगह स्थान शब्द का यूज करते थे, थे की जगह तय बोलते थे। इसके आगे आप कोई भी शब्द लगाओगे तो एक देश का नाम बन जाएगा। वैसे बहुत सारे देशों का नाम बना हुआ है। तो 1930 में पहली बार मांग उठी, उसके बाद 1940 में इसको खालिस्तान नाम दे दिया गया। आजादी के बाद भी बड़े पैमाने पर मांगे उठने लगी और यह डिमांड आगे बढ़ती गई। उसके बाद में 1980 के टाइम पे, 1980 आते आते बड़े पैमाने पर यह चरम सीमा पर पहुंच गई खालिस्तान की डिमांड। और जगजीत सिंह चौहान इस वक्त खालिस्तान के बड़े लीडर है और उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो से बात भी कर ली। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसको आश्वासन भी दिया कि खालिस्तान नाम का आपके लिए अलग देश बनवा देंगे और आप ये जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, इसको आप राजधानी बनाना। तो ये इतने बड़े पैमाने पर बात हो चुकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का 1980 में इनको सपोर्ट है, उन्हें वहां से इनको यह कहा गया, आश्वासन दिया गया जगजीत सिंह चौहान को, जो उस वक्त खालिस्तान के बड़े लीडर हुआ करते थे, 1980 में भी आपके लिए खालिस्तान अलग देश हम बनवा देंगे। उसके बाद आपको पता है कि यह घटना होती है। उसके बाद आपने जनरल सिंह भिंडरावाला का नाम सुना होगा। एक खालिस्तानी लीडर है, एक सेपरेटिस्ट लीडर है जो खालिस्तान को अलग देश बनवाने की मांग करता है। यह है जनरल सिंह भिंडरावाला। जनरल सिंह भिंडरावाला मई के महीने में जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, जिसको अमरिंदर साहिब भी कहते हैं, पंजाब में अमृतसर के अंदर स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेंपल है, जिसको अमरिंदर साहिब भी कहते हैं। मई के महीने में 100 से 200 लोगों को लेकर, हथियारबंद 100 से 200 लोगों को लेकर यह जनरल सिंह भिंडरावाला, ये खालिस्तानी लीडर यहां पर बैठ जाता और बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस से काम हो नहीं रहा था, तो फिर एक ऑपरेशन चलाया गया, आपको पता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1 से 10 जून 1984 को 10 दिन तक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलता है, 1 जून से लेकर 10 जून 1984 को। और यहां पर इंडियन आर्मी जाती है और इंडियन आर्मी जाकर मंदिर के अंदर ये जो सेपरेटिस्ट लोग बैठे हैं, खालिस्तानी लोग बैठे हैं, अब इसमें देखो खालिस्तानी लोग हथियार लेके भी बैठे हैं और आम जनता भी बैठे हैं। 10 दिन तक ऑपरेशन चला, जनरल सिंह भिंडरावाला को मार गिराया और उसके बाद में इसको खाली करवा दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि भाई 83 के आसपास तो वहां पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के जवान शहीद हुए हैं और 472 के आसपास वहां पर आम जनता और ये जो अलगाववादी थे इनकी डेथ हुई है। तो 83 के आसपास आर्मी के लोग और पुलिस के लोग शहीद हो गए और 472 के आसपास ये जो अलगाववादी थे, सेपरेटिस्ट लोग बैठे थे हथियार लेके और सिविलियंस भी वहां पर मौजूद थे इनके साथ में, इनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद है इसका रिटेलिएशन आपको देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड, एक का नाम है बेअंत सिंह, एक का नाम है सतवंत सिंह। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी। बेअंत सिंह ने 3 गोली मारी और सतवंत सिंह ने 30 गोली मारी और 33 गोली मारकर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। और जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो फिर आपका इसको रिजल्ट पता है, बड़े पैमाने पर इंदिरा गांधी की मृत्यु की डेट है 31 अक्टूबर 1984 को। जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई उसके बाद बड़े पैमाने पर भारत में हिंदू और सिख राइट्स होते हैं, हिंदू और सिखों के दंगे होते हैं। बड़े पैमाने पर यहां पर लोग आपस में लड़ झगड़ पड़ते हैं क्योंकि एक कम्युनिटी जिसका प्रधानमंत्री है, हिंदू कम्युनिटी की प्रधानमंत्री है, उसकी डेथ हुई है और किसी दूसरी कम्युनिटी के 2 लोगों ने मार दिया, सिख कम्युनिटी के लोगों ने। तो हिंदू और सिख के बड़े पैमाने पर दंगे फसाद होते हैं और इन दंगों के अंदर जो गवर्नमेंट का डेटा है वो ये कहता है कि 3350 लोगों की डेथ हुई है, 3350 सिविलियन की डेथ हो गई है। लेकिन कुछ अदर जो साइट्स है, वेबसाइट है, जो अदर मीडिया रिपोर्ट्स है, वो क्लेम करते हैं कि 8000 से लेकर 17000 के बीच यहां पर सिविलियंस की डेथ हो गई। और इसी को कहा जाता है 1984 का सिख जेनोसाइड, 1984 का सिख मास एकर, 1974 का सिख जनसंहार या मानव संहार। 1984 में जब बड़े पैमाने पर दंगे हो गए, इसी को सिख जेनोसाइड या सिख जनसंहार कहा जाता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, 1986 के अंदर ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में, इसकी अगुवाई कर रहे थे जनरल अरुण वाडिया। जनरल अरुण वाडिया को भी 1986 में ये जो खालिस्तानी लोग हैं इनके द्वारा उड़ा दिया गया था। और इसके बाद में 1984 के बाद में बड़े पैमाने पर लोग खफा हो जाते हैं, कनाडा की तरफ चले जाते हैं। यहां पर थोड़ा इनको डर लगने लगा है, स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई है ना।
और अरेस्ट वारंट चल रहा, आए दिन किसी न किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो थोड़ी ये कम्युनिटी खफा हो जाती है और खफा होने के बाद ये कनाडा की तरफ कूच करती है। उसके बाद में आपको पता है कि अभी 23 तारीख की घटना है, मैं आपको बता रहा हूं, 23 अप्रैल 2024 की, लगभग 6-7 दिन पहले की बात है। कनाडा के अंदर एक पार्टी है जिसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर कौन है? ये, और इनका नाम क्या है? जगमीत सिंह। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी कनाडा के अंदर सिख समुदाय की एक बड़ी पार्टी है जिसके लीडर है जगमीत सिंह, और इन्होंने अभी अभी ये कहा है कि जो कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है वो चाहती है कि जो 1984 में सिख जेनोसाइड हुआ था, 1984 में जो हुआ था वो सिख जेनोसाइड था, सिखों का जनसंहार था, तो उसको कनाडा की पार्लियामेंट में रिकॉग्नाइज किया जाए, यहां पर इसको रिकॉग्नाइज किया जाए, मान्यता दी जाए कि भाई जो 1984 में सिख जेनोसाइड हुआ था वो सिखों का जेनोसाइड था, वो सिखों को जानबूझकर मारा गया था। इस बात को वो रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं कनाडा की पार्लियामेंट में, और ये होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है एक बड़े देश की पार्लियामेंट में, अगर ऐसा होता है, इसका मतलब है कि भारत के ऊपर दबाव बढ़ने वाला है, और भारत के ऊपर दबाव बढ़ेगा तो फिर बड़े बड़े देश भी भारत के ऊपर दबाव बढ़ाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये हो जाए कनाडा की पार्लियामेंट में, क्योंकि कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस वक्त पूरे मूड में है सिख समुदाय के साथ में, क्योंकि सिख समुदाय वहां पर बड़े पैमाने पर बिजनेस, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, मूवी, हर एक चीज में वहां पर सिख समुदाय बड़े पैमाने पर है। तो वहां का जो प्रधानमंत्री है वो इनको क्या करता है? वो इनको बड़े पैमाने पर सपोर्ट करता है। लेकिन सपोर्ट करो, लेकिन भारत के सेपरेशन की डिमांड नहीं होनी चाहिए, भारत के टुकड़े की डिमांड नहीं होनी चाहिए, भारत को सेपरेट कराने की मांग नहीं होनी। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो कनाडा को काउंटर करने की बात है कि कनाडा को मजा कैसे चखा सकते हैं, कनाडा को काउंटर कैसे कर सकते हैं, उसकी औकात कैसे याद दिला सकते हैं। देखो भारत और कनाडा के बीच में कोई बड़ा व्यापार वाणिज्य बिल्कुल नहीं होता है, भारत और कनाडा के बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रेड नहीं होता है, भारत और कनाडा के बीच में कोई अच्छे खासे रिलेशन भी नहीं है, यह भी आपको पता है। तो फिर किया क्या जाए? करने के लिए मैं आपको एक बताता हूं कि कनाडा के अंदर एक प्रोविंस है, एक प्रांत है जिसका नाम है क्यूबेक। ये पूरा का पूरा आपको कनाडा नाम का देश दिखाई दे रहा है, और यहां पर एक बड़ा प्रोविंस है जिसका नाम है क्यूबेक। ये कनाडा का सबसे बड़ा प्रोविंस है, एरिया वाइज सबसे बड़ा प्रोविंस है, और पॉपुलेशन वाइज दूसरा सबसे बड़ा प्रोविंस है, दूसरा बड़ा सबसे बड़ा प्रांत है। इसके अंदर आपको यह पता होना चाहिए कि इसके अंदर भी आए दिन इसको सेपरेट कराने की, इंडिपेंडेंट कराने की, आजाद कराने की बड़े पैमाने पर डिमांड उठती है, क्योंकि पहले फ्रेंच के कंट्रोल में था। तो यहां पर ज्यादातर लोग फ्रेंच स्पीकिंग के हैं, फ्रेंच बोलते हैं, तो ये चाहते हैं कि कनाडा से अलग होकर इसको एक अलग देश बना दिया जाए, इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया जाए। 2 बार जनमत संग्रह हो चुका है। पहली बार तो 1980 में रेफरेंडम करवाया गया था, जनता की राय मांगी गई थी, फेल हो गया था। फिर दूसरी बार जो रेफरेंडम करवाया गया, इसको आजाद करवाने के लिए, कनाडा से आजाद कराकर अलग देश बनवाने के लिए, ये 1995 में था, और इसका डेटा मैं आपके सामने लेके आया हूं। 1995 में जो ये जनमत संग्रह करवाया गया था, ये जो रेफरेंडम करवाया गया था, इसमें वो लोग जो ये चाहते हैं कि इसको कनाडा से अलग सेपरेट देश बनाना चाहिए, अलग कंट्री बनाना चाहिए, उनकी संख्या है 49%। और कुछ लोगों ने यह कहा कि भाई ये कनाडा का ही पार्ट रहना चाहिए, उनकी संख्या 50% के आसपास। 1% का डिफरेंस है। 50% लोग ऐसा चाहते हैं कि कनाडा का पार्ट बन के रहे, कनाडा में ही रहे, और 49% लोग ऐसा चाहते हैं कि भाई ये कनाडा से अलग होकर एक अलग देश बन जाए, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं। तो हमारे लिए एक बेटर टूल है, एक अच्छा ऑप्शन है कि हम क्यूबेक की डिमांड को उठाएं, हम बोलें कि क्यूबेक को अलग कराओ, है ना, और अपने देश में भी इसके लिए रेजोल्यूशन निकालें। और यहां की जनता, तो देश की जनता है, वो भी बड़ी पैमाने पर, जैसे हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं वैसे हमें, जैसे हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं, जैसे हम ये जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है उसको आजाद कराने के लिए हम उसको सपोर्ट करते हैं, वैसे हम इस बात का भी सपोर्ट करना चाहिए कि कनाडा से तुम्हें आजाद होना चाहिए, क्यूबेक प्रोविंस को आजाद करवा देना चाहिए, तब कनाडा की अकल ठिकानी आएगी। और एक बात आपको यह भी जान लेना चाहिए कि भारत के बहुत टुकड़े हो चुके हैं। ये कभी अखंड भारत हुआ करता था, कभी अफगानिस्तान बना, कभी पाकिस्तान, कभी नेपाल, कभी बांग्लादेश, बहुत सारे टुकड़ों में टूट चुका है। अब ये नहीं टूटना चाहिए। एक कम्युनिटी, सिख समुदाय या पंजाबी कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी को लेकर एक अलग देश बनाना चाहती है, ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। हमें एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहा है। आज तो इन्होंने डिमांड की है, इस एरिया ने डिमांड की है, थोड़े दिन बाद तमिलियंस बोलेंगे कि तमिल को अलग देश बनाओ, गुजराती बोलेंगे गुजरात को अलग देश बनाओ, बंगाली बोलेंगे बंगाल को अलग देश बनाओ। हमें देश के टुकड़े नहीं करने, हमें खालिस्तान को अलग देश बनाकर एग्जाम्पल सेट नहीं करना है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ऐसी ताकतें जो बाहर से सपोर्ट की जाती है, इनके ऊपर बाहर की ताकतों का भी हाथ है, ये भी आपको पता है। जो कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी लोग बैठे हैं, इनकी डिमांड को चकनाचूर किया जाए, इनकी डिमांड को ना माना जाए। कोशिश करे भारत सरकार कि कनाडा की गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से लूज करने की कोशिश की जाए। 2030 तक हमें वेट करना पड़ेगा। जब तक हम और ज्यादा पावरफुल होते हैं तब दुनिया हमारी बात अच्छे से समझ पाएगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।